जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं आज हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में देखेंगे। देखिए इकोनॉमिक्स की परिभाषा क्या होती है, इकोनॉमिक्स की अलग अलग विद्वान अलग अलग परिभाषा दी, ये सारी चीज़ें हम लोग इस सेक्शन में देखेंगे। देखिए क्या होता है, इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें हम बता दे रहे हैं। जैसे अगर आप लोग इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ जानते हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं जानते और भी अच्छी बात है, क्योंकि अब देखिए जो चीज़ें हम बताएंगे आप लोग बस उन्हीं चीज़ों को याद रखना। आप लोगों का हर एक कंपटीशन निकल जाएगा आराम से। देखिए पीटी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है इकोनॉमिक्स से जो पीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पीटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम आप लोगों को बताते चलेंगे वो भी साथ में। और इसमें जो होता है इकोनॉमिक्स हम लोग देखो आज शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हर एक चीज़ को धीरे धीरे करके सीखेंगे। देखिए इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी ये दो जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले ये चीज़ है कि हमें इकोनॉमिक्स डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसके और कुछ टॉपिक को पढ़ना रहता है, तो आप उसको डेली पढ़िएगा। इकोनॉमिक्स कुछ लोगों को बहुत ही कठिन विषय लगती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब देखिए अब इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है और पहले थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें समस्याएं उठती हैं वहाँ से, जो इकोनॉमिक्स के शब्द होते हैं बस इन्हीं शब्दों की वजह से जो बच्चों में समस्याएं होती हैं, ये सारी चीज़ें यहीं से होती हैं। उसमें कुछ चीज़ों को समस्याएं ये उनके शब्दों से समस्याएं होती हैं, उनकी चीज़ जो उसमें मैटर दिया रहता है उसमें जो उसके शब्द होते हैं उस शब्द का एक सटीक अर्थ नहीं पाते हैं, इसलिए जो होता है ये समस्याएँ हो जाती हैं उनको क्वेश्चन हल करने में। आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। अब देखिए इकोनॉमिक्स जो पुस्तक है, अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है वह चंद्रगुप्त के दरबार में लिखी गई थी। और इनके अर्थशास्त्र का जो लेखक है, यानी कि जो लेखक का नाम जो होता है कौटिल्य, विष्णुगुप्त या फिर इन्हीं को चाणक्य कहा जाता है। अर्थशास्त्र नामक के लेखक कौन है? विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। तो यह जो पुस्तक थी, अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक थी वह चंद्रगुप्त के दरबार में लिखी गई थी। और यह पुस्तक की खास बात यह है कि यह पुस्तक जो होता है राजनीति एवं प्रशासन से संबंधित यह क्वेश्चन पूछा जाता है, पीटी के एग्जाम में एक बार पूछा था। दूसरी चीज़ें समझते हैं, इन्हें जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में दो शब्द आते हैं जो इसी से मिलता जुलता है। अब इसको देखिएगा, अब कौन कौन से, एक होता है आपका इकोनॉमी होता है, एक होता है इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक्स में होता है क्या और इकोनॉमिक्स इसके में होता है अर्थव्यवस्था। क्या होता है? अर्थव्यवस्था। इसके में होता है आर्थिक। और इकोनॉमिक्स में होता है अर्थशास्त्र। ये शब्द आप लोग याद रखिएगा। देखिए एडम स्मिथ जो होते हैं उन्होंने जो होता है अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में क्या कहते हैं, विस्थापित या स्थापना करने का श्रेय जो होता है एडम स्मिथ को जाता है। एडम स्मिथ की एक पुस्तक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसी पुस्तक को वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है। यह पुस्तक जो होता है सन 1776 ईस्वी में प्रकाशित होती है। और इस पुस्तक की खास बात यह है कि क्योंकि इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की चर्चा की गई, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की चर्चा की गई थी, अर्थव्यवस्था की चर्चा की गई थी। और जो तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सबसे पहले अपनाया किसने, इसको भी यहीं पर देख लेते हैं, अभी बताएंगे हम। इसे अपनाया था सबसे पहले अमेरिका ने इसे अपनाया था। तो जो इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक है किसके, इकोनॉमिक्स जो अर्थात अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसकी है, तो कौटिल्य की है। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसकी हुई, कौटिल्य की हुई। तो अर्थशास्त्र में अब परिभाषाओं को लेकर समस्या उठती है। अब देखिए अर्थशास्त्र में जो होता है परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग पुस्तक में अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। देखिए सबसे पहले जो होता है एक परिभाषा क्या होती है इसकी, इकोनॉमिक्स होता है ये पैसों का अध्ययन है ही नहीं। ये क्या पैसों का अध्ययन नहीं है बाबू, ठीक, ये पैसों का अध्ययन नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्र हमें यह बताता है कि हमें पैसों का उपयोग कैसे करना है। अर्थात हम कह सकते हैं हमारे पास तो संसाधन है, अर्थात जो हमारे पास संसाधन वो लिमिटेड संसाधन है, उसका उपयोग अधिकतम उपयोग कैसे करें। तो हम कह सकते हैं कि कम पैसे में अधिकतम उत्पादन कैसे हो सकता है। तो हम बोलते हैं ना कि लिमिटेड रिसोर्सेस में मैक्सिमम रेवेन्यू को कैसे जनरेट करें। देखिए इसको याद करने का सबसे सरल तरीका होता है,
लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे होते हैं, संसाधन कैसे लिमिटेड हैं, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम रेवेन्यू को कैसे जनरेट, मतलब कैसे जनरेट करे, अर्थशास्त्र इसी को बतलाता है। अब अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे एडम स्मिथ महोदय ने इसे धन का विज्ञान कहा है। ये एडम स्मिथ महोदय ने इसे क्या कहा, धन का विज्ञान, ठीक। तो एडम स्मिथ ने इसे धन का विज्ञान कहा है। लेकिन वेनहम महोदय ये जो होते हैं अर्थशास्त्र में, उन्होंने बताया अर्थशास्त्र में उन सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है जो रोजगार तथा जीवन पथ को प्रभावित या जीवन पथ में सहायक होते हैं, ठीक है। अब आते हैं कार्ल मार्क्स महोदय जो होते हैं, इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य होता है मानव के प्रगति में नई चीज़ों की खोज करना। मानव के प्रगति में जो होता है नई चीज़ों या नई नियम का खोज करना होता है। ये जो होता है कार्ल मार्क्स महोदय बताते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक है जिसे कहा जाता है दास कैपिटल, यह सन 1867 ईस्वी को प्रकाशित होती है। किन्स महोदय की एक पुस्तकों को हम बताते हैं, आप लोग बाबू याद रखिएगा, यही पुस्तक जो तो पीटी के एग्जाम में पूछा था, कहीं कहीं एसएससी वाले एग्जाम में भी पूछा जाता है। जैसे एडम स्मिथ की जो पुस्तक थी, एडम स्मिथ की एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इसी पुस्तक को वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है, जो सन 1776 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। किन्स महोदय की एक पुस्तक है, किन्स महोदय की द थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो सन 1936 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। 1936 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी, यह किन्स महोदय की पुस्तक थी। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स महोदय की पुस्तक है, यह कब प्रकाशित हुई, सन 1867 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। यह देखिए जो दास कैपिटल जो पुस्तक है ना, इसकी एक खास बात है, इसमें समाजवादी जो होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था की चर्चा की गई या विचारधारा है, या इसमें जो होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था की चर्चा की गई, अर्थव्यवस्था की चर्चा की गई है। तो दास कैपिटल की जो खास बात यह देखा, एडम स्मिथ की जो पुस्तक रही थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, सन 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसकी खास बात यह है कि उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पहचान की गई थी। इसलिए जो है एडम स्मिथ को हम लोग जो है अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। अब समस्या ये उठती है कि अर्थशास्त्र का जनक तो एडम स्मिथ को कहा जाता है, सही है, ये बात अपनी जगह सही। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? तो जो भारतीय अर्थशास्त्र का जनक जो होता है ना, विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। किसे कहा जाए? विश्वेश्वरैया को भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एक क्वेश्चन एक छोटा सा बच्चा पूछा था, जानते हैं, वह 8वीं कक्षा में पढ़ता था। एक क्वेश्चन पूछा था, सर अर्थशास्त्र दिवस कब मनाया जाता है? इकोनॉमिक्स डे कब मनाया जाता है? जानते हैं, इकोनॉमिक्स डे 10 फरवरी को मनाया जाता है। इकोनॉमिक्स डे अर्थात अर्थशास्त्र दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को अर्थशास्त्र दिवस मनाया जाता है। इसी दिन टेड्डी दिवस भी मनाया जाता है। अर्थशास्त्र दिवस बाबू जानिएगा 10 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अब परिभाषाएं लेकर हो गए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे, आप समझेंगे। सबसे पहले हम उत्पादन देख लेते हैं। किसी भी चीज़ का उत्पादन उसी के हिसाब से जो होता है अर्थव्यवस्था का विभाजन किया जाता है। अब देखिए उत्पादन के 4 कारक होते हैं। उत्पादन के कितने कारक होते हैं? 4। अब कौन कौन से? सबसे पहले आता है पूंजी हो गया। दूसरा जो होता है भूमि हो जाएगा, तीसरा जो होता है श्रमिक हो जाएगा, श्रमिक। और चौथा जो होता है उद्यमी हो जाएगा। उद्यमी मतलब ओनर, मतलब मालिक होता है, कंपनी का मालिक है, ठीक है। ये होते हैं उत्पादन के 4 कारक हैं बाबू, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए पूंजी होता है क्या है? उत्पादन के लिए लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। यह पूंजी ऋण के रूप में भी हो सकती है, ये पूंजी। भूमि क्या होते हैं? उत्पादन जिस स्थान पर किया जाता है, जैसे किसी भी चीज़ का उत्पादन किसी स्थान पर किया जाएगा तो वह भूमि भी हो सकती है। यह किराए की भूमि भी हो सकती है, उसे भूमि कहते हैं। जहाँ पर किसी भी चीज़ का उत्पादन होता है उसे हम लोग भूमि कहते हैं। और यह भूमि जो होती है किराए की भूमि हो सकती है। जैसे मान लीजिए
कहीं पर अगर मान लीजिए कोई किसी चीज़ का उत्पादन, जैसे मान लो कहीं पर जो होता है कपड़े का उत्पादन किया जाता है, कपड़ा बनाया जा रहा है, तो वह जो होता है जहाँ पर वह है वह भूमि है, वह किराए की भी हो सकती है या स्वयं की भी हो, मतलब मालिक आप हो सकता है बिना किराए की भी हो सकती है, मतलब आप उसके मालिक हैं तो बिना किराए के हो। श्रमिक क्या होता है, उत्पादन में काम करने वाले मजदूरों को श्रमिक कहा जाता है। उत्पादन में काम करने वाले श्रमिकों को मजदूरों को श्रमिक कहा जाता है। उद्यमी कहता है, कंपनी जिसका होता है उसे उद्यमी, ओनर या मालिक कहते हैं या उद्यमी कहते हैं। जैसे कंपनी अगर हमारा है तो हम मालिक हुए उस कंपनी का, उसमें काम करने वाले जो मजदूर हैं वह श्रमिक कहलाएंगे, उसमें जो हमारे द्वारा लगाया गया पैसा रहेगा कंपनी में वह पूंजी कहलाएगा। वह जिस स्थान पर कंपनी है उसे भूमि कहा जाएगा। वह भूमि किराए पर भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए मंथली जो किराया होगा हम उसको देते रहेंगे, ठीक है। जिस व्यक्ति की वह भूमि रहेगी उसको हम किराया देते रहेंगे, हमारी कंपनी चलती रहती है। पूंजी कहते हैं, पूंजी अगर हमारे पास नहीं है तो हम किसी और से लेकर उसमें पूंजी लगाएंगे, उसके उत्पादन में हम बढ़ोतरी करेंगे। ये सारी चीज़ें होती है। बस उत्पादन के 4 कारक होते हैं। अब इन्हीं कारकों के आधार पर जो होता है किसी भी अर्थव्यवस्था की पहचान की जाती है। जैसे आप लोग समझिएगा, आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सबसे, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आती है तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो किसे, जब उत्पादन के सभी कारकों पर, अब इसमें उत्पादन शब्द आएगा, ये उत्पादन के बाबू कारक कहते हैं, ठीक। ये उत्पादन के कारक, जैसे अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, उत्पादन के सभी कारकों पर, बाबू यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उत्पादन के जो होते हैं सभी कारक, ये 4 कारक हैं। उत्पादन के जब सभी कारकों पर निजी पूंजीपतियों का अधिकार होता है। अब इसमें निजी पूंजीपतियों मतलब जो अमीर व्यक्ति रहते हैं उन्हीं का अधिकार होता है, उसी को जो तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात इसमें सरकार का कोई भी रोल नहीं होता है, अर्थात इनके किसी भी चीज़ पर, जो उत्पादन के चारों चीज़ें हैं इस पर सरकार पर किसी भी चीज़ पर क्या अधिकार नहीं होता, सरकार का इन चारों चीज़ों पर अधिकार नहीं होता है। बस उसी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पहचान किसने किया था, एडम स्मिथ। मतलब उनकी पुस्तक का नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो सन 1736 में प्रकाशित हुई थी। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पहचान की गई थी। दूसरी चीज़ आता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाया किसने सबसे पहले, तो सबसे पहले अपनाया था कौन, अमेरिका ने, ठीक। तो इसे अमेरिका ने सबसे पहले अपनाया। यहाँ की अब जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश कौन कौन से, तो अमेरिका हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। इन देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं कैसी हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जब उत्पादन के सभी कारकों पर निजी पूंजीपतियों का अधिकार होता है तो उन्हें जो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो वस्तु का मूल्य का निर्धारण होता है, जो वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण होता है वह जो होता है मांग और पूर्ति के पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उनके जो सभी कारक होते हैं, उत्पादन के जो सभी कारक होते हैं उस पर निजी पूंजीपतियों का अधिकार होता है। जैसे किसी भी चीज़ का उत्पादन किया, जैसे मान लीजिए वह वस्त्र का उत्पादन किया, एक शर्ट बनाया, वो मान लीजिए वह शर्ट का उत्पादन कर रहा है, तो वह जब शर्ट का उत्पादन किया, उत्पादन बना क्या बनाया जा रहा है बाबू, तो जब वह उत्पादन किया तो उसको क्या वह मार्केट में आएगा। अगर उस शर्ट में मान लीजिए जो शर्ट आ रहा है उसका जो है डिमांड मार्केट में नहीं है, तो उसमें सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो उसका निर्धारण कौन करेगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश, अर्थात जो इसके मालिक रहेंगे वही उस उद्योग के जो मालिक रहेंगे उन्हीं का कर। इसमें भी कोई भी कंपटीशन वगैरह नहीं होता है। इसे बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक बार एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किस और नाम से जाना जाता है या किन और नाम से जाना जाता है, तो उसमें बाजारवादी अर्थव्यवस्था थी, उसे जो है बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाया किसने सबसे पहले था, अमेरिका ने। उसके साथ साथ कौन और देश थे, तो उसके साथ ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब देखिए, अब आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे। ठीक,
ये हमारा पहला जगह, ये हमारा दूसरा जगह, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जब जो होता है उत्पादन के सभी कारकों पर सरकार का अधिकार होता है। अब देखिए पूंजीवादी में निजी पूंजीपति योग था, और इसमें समाजवादी में क्या बाबू हुआ था, इसमें जो कारक के सभी साधन उत्पादन के जो सभी कारक है उस पर सरकार का रोल हो जाएगा। इसमें जो होता है सरकार का, जब उत्पादन के सभी कारकों पर सरकार का अधिकार होता है उसी को जो होता है हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब ये समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाया किसने था? ये सबसे पहले अपनाया था रसिया, मतलब रूस, ठीक है। तो यह अपना कौन था? तो सबसे पहले जो था अपनाया था रूस था। इसमें जो होता है सरकार का उत्पादन पर जो कारक हैं उसके उस पर सरकार का ही अधिकार होता है। अर्थात जो भी वस्तुओं का मूल्य में जो भी परिवर्तन किया जाएगा वह सरकार के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। इसमें वस्तुओं को उसके मांग और पूर्ति के अनुसार उसमें जो होता है वस्तु के मूल्य में बढ़ोतरी नहीं होती है। इसके बाद आता है, देखिए एक चीज़ और, यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चीन की अर्थव्यवस्था कैसी है? समाजवादी अर्थव्यवस्था से एक अर्थव्यवस्था टूट कर निकली, यहाँ से एक अर्थव्यवस्था टूट कर निकली साम्यवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अब देखिए, जब उत्पादन के सभी कारकों पर सरकार का अधिकार होता है उसे उसे जो है समाजवादी कहा जाता है। लेकिन जब ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उत्पादन के सभी कारकों में से बाबू एक चीज़ को, ये श्रमिक को छोड़ दो, इसमें श्रमिक को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। समाजवादी में श्रमिक को छोड़ा जाएगा। जब इसमें जो होता है श्रमिक को छोड़कर बात की जाएगी तो उत्पादन के सभी कारकों पर श्रमिक को छोड़कर सभी कारकों पर जो होता है सरकार का अधिकार होता है तो उसे कहा जाता है समाजवादी। लेकिन जब श्रमिकों पर भी अधिकार होता है किसका? सरकार का, तो उसे साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे चीन की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो वह साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। चीन की अर्थव्यवस्था कैसी है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि वहाँ पर वस्तुओं के उत्पादन कंपनी वगैरह पर सभी चीज़ों पर जो सरकार का अधिकार होता है, लेकिन जो श्रमिक होते हैं उसमें काम करने वाले मजदूर होते हैं उन पर भी क्या होता है? सरकार का ही अधिकार होता है। उसी को जो होता है साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मिलकर बनती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। पाकिस्तान की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो अर्थव्यवस्थाएं ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा अभी हम अर्थव्यवस्था की परिभाषा नहीं बताए हैं, अभी बता देंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फेसबुक पर बाबू हम देखिए आते हैं, देखिए आप लोग चैट वगैरह मत करिए। पहली बात, अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप पेज को फॉलो करिए, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। सिंपल चीज़ है, आप लोग जानते होंगे। हमें बार बार देखिए ये सब कहना नहीं चाहते, लेकिन आप लोग कमेंट करते रहते हैं तो क्या करें। खैर कोई बात नहीं, वो सब बाईपास चीज़ें हैं। आइए यहाँ पर, ये जो होता है समाजवादी जो होती है, ठीक है, समाजवादी हो गए, साम्यवादी। अब आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था जो भारत की अर्थव्यवस्था है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है, ब्राज़ील की भी अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित ही है बाबू, ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जब उत्पादन के सभी कारक होते हैं, ये सभी कारक होते हैं, सभी कारक होते हैं, ये किसी भी कंपनी के लिए ये चारों कारक जरूरी होते हैं। किसी भी कंपनी की स्थापना के लिए ये चारों कारक जो होते हैं अति आवश्यक होते हैं। अब जैसे जो भारत की अर्थव्यवस्था है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। पाकिस्तान की कैसी अर्थव्यवस्था? मिश्रितवादी है। ब्राज़ील की कैसी अर्थव्यवस्था? मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। इसमें क्या होता है? उत्पादन के जो कंपनियां, कुछ कंपनियों पर जो होता है सरकार का अधिकार होता है और कुछ कंपनियों पर जो होता है निजी पूंजीपतियों का अधिकार होता है। अब इन्हें जो संयुक्त किया जाता है, इसमें मिश्रण हुआ कि नहीं? इसमें समाजवादी का भी मिश्रण हुआ और इसमें पूंजीवादी का भी मिश्रण हुआ। तो बस इसी को कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसी को मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जब कुछ उद्योगों पर सरकार का तथा कुछ उद्योगों पर निजी पूंजीपतियों का अधिकार होता है, उसी को जो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। आप लोग सभी जानते हैं भारत
पाकिस्तान, ब्राज़ील, ये देश जो होते हैं मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। अब आता है जो होता है वैध अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? वह अर्थव्यवस्थाएं जो पुराने नियमों के अनुसार चलती हैं उन्हीं की जो होता है द्वैध अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, एक होता है समांतर अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? वह अर्थव्यवस्थाएं जिसमें काला धन का क्या बढ़ोतरी होती है उसे समांतर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थव्यवस्था एक अधूरा सत्य है। थोड़ा सा अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं। अर्थव्यवस्था एक अधूरा सत्य है, यह तब तक पूर्ण अर्थ नहीं देता है जब तक इसमें कोई संज्ञा शब्द ना जुड़ जाए, ठीक है। इसमें जब तक कोई संज्ञा शब्द नहीं जुड़ेगा तब तक ये पूर्ण अर्थ नहीं दे सकता। अर्थात हम कह सकते हैं वास्तव में जब हम किसी देश के उसके समस्त आर्थिक क्रियाओं के बारे में संदर्भ में अध्ययन करते हैं या विशेषता के बारे में पढ़ते हैं तो उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं, या जानते हैं तो उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो हम कह सकते हैं जब वास्तव में जब हम किसी देश की उसकी समस्त आर्थिक गतिविधियों के बारे में परिभाषित करते हैं या गतिविधियों का जो होता है दर्शाते हैं तो उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक चीज़ और पूछी जाती है, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें किसी दूसरे देश के साथ आयात निर्यात होता है। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें देश के साथ क्या आयात निर्यात होता रहता है? किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का आयात निर्यात होता है तो उसे सिंपल से खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। या फिर बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी किसे कहा जाता है? तो वह अर्थव्यवस्था जो किसी देश के साथ क्या आयात निर्यात का संबंध नहीं रखता या आयात निर्यात नहीं होता है तो उसी को जो होता है हम लोग बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे उत्तरी कोरिया जो है, ये उत्तरी कोरिया की जो अर्थव्यवस्था है वह बंद अर्थव्यवस्था है। किसी भी देश के, पूरी दुनिया के जो 193 देश हैं, 193 देश हैं, वह किसी भी देश के साथ क्या करता है? किसी भी चीज़ों का, किसी भी वस्तुओं का, किसी भी सेवाओं का आदान प्रदान अर्थात आयात निर्यात नहीं करता है। उसकी अर्थव्यवस्था कैसी हुई? तो उसकी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था हुई। सिंपल सी चीज़ होती है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी क्लासें आप लोगों को कल होंगी। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।